नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, वर्ब्स की हमारी क्लास चल रही है और आज हमें डिस्कस करना है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में अगर आप बात करें तो नंबर एक पायदान पर आप इसको इम्पोर्टेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन वंस में जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक इन फ्री क्लासेस को पहुंचाइए, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे को ये फील ना हो कि वो पेड कोचिंग के अभाव में कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का जो टॉपिक कवर करना है, उससे पहले आपके लिए जीएस का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, आप पहचान पा रहे होंगे कि इस तस्वीर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और साथ में उनके एक फॉरेन डिग्निटरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अभी के फिलहाल के करंट अफेयर्स के नज़र से। ये साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में जो व्यक्ति मौजूद हैं, ये अभी अभी किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं नाम आपको बता देता हूँ। इन श्रीमान का नाम है मिस्टर एंथनी एल्बनीज़। ठीक है, एंथनी एल्बनीज़ इनका नाम है। तो आपको ये आंसर देना है कि ये कौन से देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस आपके सामने ये चार हैं: फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ठीक है दोस्तों, एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर के सारे बच्चे इसका जवाब देंगे। मैं चाहूँगा, बेशक आपका आंसर सही हो गलत हो, बट एटलीस्ट यू शुड गिव इट अ ट्राई। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आते हैं मुद्दे पर कि हमने दोस्तों अब तक डिस्कस कर लिया था कि वर्ब्स में चार तरह से आप वर्ब्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का। उसके बाद में हमने लेक्सिकल वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बात की थी, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज, ये तीन कैटेगरी आती हैं। आज हमें बात करनी है दोस्तों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि आप वर्ब्स को अलग अलग तरीके से आप कैटेगराइजेशन उस हिसाब से करते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, आप वर्ब्स के किस फंक्शन को टारगेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से वर्ब की कैटेगरीज डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जब बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम बेस लेते हैं, किस आधार पर हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो आधार होता है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से कंट्रोल होनी चाहिए। किसी सेंटेंस में जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, या उसका नंबर चेंज करें या उसका पर्सन चेंज करें, तो उसके अनुसार वर्ब के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इससे डिफाइन होता है कि वो फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन जैसे ही आपने चेंज किया तो वर्ब चेंज हो रही है, तो समझ लीजिए कि वो फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो अगर मैं ये कहूं आपसे कि दिनेश राइट्स ए लेटर, दिनेश एक पत्र लिखता है। ठीक है, दिनेश राइट्स ए लेटर, तो ये आपके लिए वर्ब है यहाँ पर, राइट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, आपने वर्ब क्या लगाई, इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं दे राइट ए लेटर, वो लड़के एक पत्र लिखते हैं, वो या वो लड़कियां पत्र लिखती हैं। जैसे ही आपने प्लूरल सब्जेक्ट लिया दोस्तों, वर्ब चेंज हो गई। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट का नंबर चेंज किया आपने यहाँ पर, वर्ब चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर बात करें ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, ही के लिए वर्ब आ रही है। इसका पर्सन देखिए, आपने जैसे ही अब सब्जेक्ट चेंज किया तो पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो गई, वर्ब चेंज हो गई। आई एम ए गुड बॉय, इज और एम का चेंज आ गया,
वर्ब का चेंज आ गया सर, भाई है तो यहाँ पर वर्ब ही। तो जैसे ही आपने सब्जेक्ट का यहाँ पर पर्सन चेंज किया, पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंज आ गया। तो इस तरह की वर्ब्स जो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर से या पर्सन से कंट्रोल हों, उन्हें आप कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब्स। इसके जस्ट अपोजिट, अगर वर्ब सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से कंट्रोल ना हो, वो कह दे कि नहीं जी आप कुछ भी सब्जेक्ट यूज कीजिए, मैं तो सुनने वाला नहीं हूं, तो आप उसे कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आप क्या कहते हैं उन्हें? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट, वो फाइनाइट नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? उनके ऊपर सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई असर नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? अब नॉन फाइनाइट की जब कहानी होती है तो नॉन फाइनाइट के अंदर आपके पास 3 कैटेगराइजेशन है। ठीक है, 3 कैटेगरी है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर। क्या क्या? इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव पहला आपका कैटेगराइजेशन है, पहले समझ लेते हैं दोस्तों। पहले एक एग्जाम्पल की मदद से नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ये किस तरीके से आपको मिलती हैं। ही लाइक्स टू राइट पोएम्स, वो पोएम्स लिखना पसंद करता है। दे लाइक टू राइट पोएम्स, वो पोएम्स लिखना पसंद करते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, वो पसंद करता है, ये तो हो गई एक वर्ब, और दूसरी वर्ब क्या है? टू राइट, लिखना। ठीक है, यहां पर इस सेंटेंस में आपको 2 वर्ब्स मिल रही हैं, एक तो है पसंद करना और दूसरी वर्ब है लिखना। ठीक है, ये जो लाइक्स है, ये तो दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल हो रही है। पहले आपको ही के लिए लाइक्स मिला, दे के लिए लाइक मिला, तो लाइक जो वर्ब है ये तो सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल हो रही है, लेकिन जो दूसरी वर्ब है टू राइट, ये सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल नहीं हो रही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी टू राइट मिला, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए भी टू राइट आपने यूज किया। तो ऐसी जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर के लिए हो चाहे प्लूरल के लिए हो, फर्स्ट पर्सन के लिए हो, सेकंड पर्सन के लिए हो, थर्ड पर्सन के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। टू राइट, टू जंप, टू ड्रिंक, टू ईट, टू पास या टू गो, टू कम, इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं, इनके और भी रूप होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको टू के साथ ही मिलेंगी। ठीक है, बट उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मेन खासियत क्या होती है कि वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से कंट्रोल नहीं होंगी। चाहे एक वचन लीजिए, चाहे बहुवचन लीजिए, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कैसा भी सब्जेक्ट ले लीजिए इस दुनिया में से उठा करके, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ये उनकी इंपॉर्टेंट खासियत है और यही आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इन्फिनेटिव की। नॉन फाइनाइट के अंदर जो आपको पहला कैटेगराइजेशन मिलता है दोस्तों, वो कहलाता है इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव का क्या मतलब होता है कि ये आपको 2 + V1 यानी कि 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू कम, टू ईट, टू ड्रिंक, टू राइट, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। जीरंड नेक्स्ट कैटेगराइजेशन होता है। जीरंड टाइप ही है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, वो जीरंड के उसको नाम दिया गया है। और क्या काम कैसा दिखता है वो वर्ब के साथ में आपने आईएनजी जोड़ देते हैं। वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सर ये तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था, वर्ब की 4th फॉर्म V4। नहीं नहीं नहीं, ये उससे कुछ अलग है। और वो क्या अलग है वही मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में और जीरंड में बहुत फर्क है। ठीक है, आप इन दोनों को सेम नहीं मान सकते, इन दोनों का काम अलग अलग है। देखने में बेशक ही आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनका काम, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। ठीक है, और तीसरा होता है आपके पास पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में आपके पास फिर से 3 टाइप हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको इसी तरीके का मिलेगा जैसा कि जीरंड होता है, V1 + ING, वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ड्रिंकिंग, पासिंग, गोइंग, कमिंग। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो आपको किस रूप में मिलता है? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ में आप ed या en या t इस तरीके का कुछ ना कुछ सफिक्स लगा देते हैं।
जैसे स्लीप का स्लेप्ट, ड्रिंक का ड्रंक या सॉरी ड्रंकन, ईट का ईटन, ठीक है, जंप का जंप्ड। तो आपने ईडी जोड़ा कहीं पर ईएन जोड़ा या कहीं पर टी जोड़ दिया। इस तरीके से कुछ आप सफिक्स जोड़ देते हैं वर्ब के साथ में और उससे बनता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दोस्तों ये और कुछ नहीं है, जो आपने वर्ब फॉर्म पढ़ी थी ना V3 फॉर्म, वही होती है। ये आपकी हो जाती है V4 फॉर्म, ये होती है आपकी V3 फॉर्म, ठीक है। तो V1 में ही आप ईडी या ईएन या टी जोड़ करके पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, दैट इज नथिंग बट यही पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। तीसरा होता है आपके पास परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल दिखने में कैसा होता है, उसमें आपको हैविंग प्लस V3 फॉर्म मिलता है। हैविंग ईटन, हैविंग गॉन टू दिल्ली, हैविंग एंजॉयड द पार्टी, हैविंग पास्ड द एग्जामिनेशन, हैविंग कम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से आप इसको बनाते हैं। इसमें आपको कभी कभी बीन का भी इस्तेमाल मिलता है, वो कहलाता है पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। जो केवल हैविंग मिलेगा वो कहलाता है एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल, और जिसमें हैविंग के साथ में बीन भी जुड़ा हुआ हो, हैविंग बीन डिसमिस्ड, हैविंग बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल। इस तरीके से जब कभी आपको हैविंग के साथ में बीन मिले और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो वो कहलाएगा पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स में बात करनी है इन्फिनेटिव्स की। इन्फिनेटिव्स जो हैं दोस्तों, इसके नाम पर घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम इतना क्रूशल क्यों है। इसमें दोस्तों देखिए, इन्फिनेटिव्स जो होते हैं ये आपको दो तरीके के मिलते हैं, ठीक है। इन्फिनेटिव्स जो आपके पास होते हैं दोस्तों, ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं इन्फिनेटिव्स जो टू का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आप टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक इन्फिनेटिव्स होते हैं जिनमें आप विदाउट टू काम चला लेते हैं, ठीक है। तो जो टू वाले इन्फिनेटिव होते हैं जिनमें आप टू का इस्तेमाल करते हैं, उनको कई बार क्या कह दिया जाता है, टू इन्फिनेटिव्स। और जिनमें आप विदाउट टू काम चला देते हैं, टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव्स। उनको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर का मतलब होता है नंगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसा इन्फिनेटिव जो टू के बगैर है, टू उसमें है ही नहीं, लेकिन काम वो इन्फिनेटिव का ही कर रहा है, ठीक है। उनको आप कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टू वाले इन्फिनेटिव्स कैसे दिखते हैं, जैसे he likes to eat pizza, ठीक है। he likes to eat pizza, they like to eat pizza। फिर से मैं उसी बात पर जोर दूंगा दोस्तों, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है लेकिन टू ईट ये कांस्टेंट है। शी लाइक्स टू ईट पिज्जा, ठीक है। कुछ भी उठा लीजिए, आई लाइक टू ईट पिज्जा। हमने जेंडर चेंज किया, नंबर चेंज किया, पर्सन चेंज किया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन टू ईट जो वर्ब है ये ऐसी की ऐसी है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में भी कौन सी कैटेगरी है सर, क्योंकि टू का इस्तेमाल हो रहा है तो इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी कैसा वाला है सर, टू का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो टू इन्फिनेटिव है ये। इज इट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में? इसका आप लोग चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आगे के लिए आपके पास रेफरेंस के लिए रहे ये। इज इट क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इन्फिनेटिव्स में आगे कि इन्फिनेटिव्स कई बार आपको एक्टिव और पैसिव दो फॉर्म्स में भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। कैसे कैसे आप उनको यूज करते हैं देखिए। एक्टिव और पैसिव का जो प्रॉपर टॉपिक है वो दोस्तों हम अपनी आगे की क्लासेस में कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन क्योंकि इन्फिनेटिव्स का अभी चैप्टर चल रहा है तो मैं लगे हाथ आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि जब कभी आप एक्टिव इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, और दूसरी चीज होती है आपके पास पैसिव इन्फिनेटिव। पैसिव इन्फिनेटिव, एक तो बात दोस्तों ये जान लीजिए कि जहां कहीं आपको इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव और पैसिव ये वर्ड्स मिल जाएं तो ये समझ लीजिएगा कि एक्टिव
वाला तो वो काम होता है जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किसने काम किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैसिव कौन सा होता है कि क्या काम किया गया, जो काम किया गया है सेंटेंस में, अगर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो समझ लीजिए कि ये पैसिव है। करने वाला इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव, और क्या हुआ है ये अगर इंपॉर्टेंट हो जाए तो बन जाएगा दोस्तों पैसिव। इसी तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे टू गो, टू कम, टू ड्रिंक, ये सब क्या कहलाते हैं, एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव्स। जबकि इसी में ही अगर आप पैसिव बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, जैसे टू गो, इसका पैसिव इन्फिनेटिव बन जाएगा टू बी गॉन। ठीक है, टू कम, टू बी कम, क्योंकि दोस्तों वर्ब की इसमें जो फॉर्म चलती है वो कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म इसके लिए कम ही होती है। टू टीच, टू बी टॉट, टीच, टॉट, टॉट। ये ध्यान रखिएगा कि बेशक ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है वो 2+V1 पढ़ा, लेकिन जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हमेशा V3 लेता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, टू के साथ में बी इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में V3 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टू के डायरेक्ट बाद में कभी भी आप V3 इस्तेमाल नहीं करते हैं। टू के तुरंत बाद में हमेशा V1 का ही इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप एक्टिव इन्फिनेटिव और पैसिव इन्फिनेटिव ये दोनों चीजें बनाते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं कि आप कहां कहां पर किस किस तरीके से इन्फिनेटिव्स को यूज करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव्स की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो है कि आप इन्फिनेटिव को कहां कहां पर किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला नियम होता है इसमें कि आप इन्फिनेटिव को एज सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के रूप में आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक बहुत फेमस कहावत है, टू इर इज ह्यूमन। ये इर जो होती है ये क्या कहलाती है, आपने एक वर्ड सुना होगा एरर। एरर मतलब गलती। ये जो गलती करना, इर, ठीक है, क्या प्रोनाउंस करते हैं, इर। तो गलती करना जो है आदमी की फितरत है, आदमी का नेचर है, भाई आदमी है तो गलती कर सकता है, मशीनें गलती नहीं करती हैं, आदमी गलती करता है। टू इर इज ह्यूमन। इसी तरीके से टू फॉरगिव इज डिवाइन। माफ करना देव्यता का रूप है, मतलब ईश्वर या भगवान के की पहचान है कि माफ कर देना। ठीक है, छोटे व्यक्ति माफ नहीं करते हैं गलतियों को, बड़े लोग जो हैं वो माफ कर देते हैं। तो ये कहावतें हैं, प्रोवर्ब्स हैं। टू एर्र इज ह्यूमन यानी आदमी की फितरत होती है गलती करना। टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो आप यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, 2+V1 आपने इन्फिनेटिव का यूज किया, और ये इन्फिनेटिव यहां पर क्या काम कर रहा है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट के रूप में आए हैं ये। ठीक है, इन्फिनेटिव ने इन सेंटेंसेस में क्या काम किया है, सब्जेक्ट का काम किया है, ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से कई बार आप इन्फिनेटिव को एज ऑब्जेक्ट भी यूज कर देते हैं, जैसे नंबर 2 एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। या ही लाइक्स टू ईट या स्लीप, दे लाइक टू स्लीप। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर कि जो आपका इन्फिनेटिव है 2+वर्ब फॉर्म, वो क्या काम कर रहा है, वो एक वर्ब के लिए, ठीक है, एक अनदर वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। वो क्या पसंद करता है, सोना पसंद करता है। वो क्या पसंद करता है, वे क्या पसंद करते हैं, सोना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के अंदर खुद एक वर्ब है, ये अलग चीज है दोस्तों। इन्फिनेटिव जो है ये पूरा का पूरा हमारा इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
ठीक है, ये पूरा इन्फिनेटिव जो है इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लाइक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट, लाइक वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि आप इन्फिनेटिव किस पोर्शन को मान रहे हैं। मानने वाली तो दोस्तों खैर इसमें बात ही नहीं है, क्योंकि ग्रामर के हिसाब से नियम यही है कि टू के साथ में एक वर्ब जरूर आनी है। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नियम सीखते हैं और किस किस तरीके से आप इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करते हैं। जैसे एज नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट। इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, आप कई बार वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव को यूज कर लेते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट किस किस तरीके से हो सकता है, जैसे हिज डिजायर इज टू सी मी अगेन। उसकी इच्छा है कि वो मुझे दोबारा मिले या मुझसे दोबारा मिले। हिज डिजायर इज टू सी मी अगेन, लिख देता हूं, हिज डिजायर इज टू सी मी अगेन। अब समझिए यहां पर इस तरीके से हमने यूज किया है टू सी। उसकी इच्छा है कि वो मुझे दोबारा मिले या मुझसे दोबारा मुलाकात उसकी हो सके। अब दोस्तों ये जो वर्ब है इज, इस इज के लिए पे यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी चीज का अर्थ पूरा करने में मदद करे, उसका मीनिंग कंप्लीट कर दे। हिज डिजायर इज टू सी मी अगेन, मेरे से दोबारा मिलने की उसकी इच्छा है। अब ये जो इज है, इस इज के लिए ऑब्जेक्ट क्या होती? हिज डिजायर इज फुलफिल्ड, हिज डिजायर इज नॉट कंप्लीट, वहां पर वो ऑब्जेक्ट होती। लेकिन यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट है, जो टू सी हमारा इन्फिनेटिव है, ये यहां पर इस इज वर्ब के लिए एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे टू सी इज टू बिलीव। जो देखा उसी पर ही यकीन किया जा सकता है, एक ये भी प्रोवर्ब है। टू सी इज टू बिलीव, जो कुछ देखा, अगर जो चीज देखी उसी पर ही आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, टू सी इज टू बिलीव, तो यहां पर भी ये एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है इस वर्ब के लिए। ये वर्ब है, ये आपका इन्फिनेटिव है, और ये इन्फिनेटिव एज कॉम्प्लीमेंट यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उसका अर्थ पूरा कर रहा है। ठीक है, उसको उसके अर्थ को कंप्लीटनेस दे रहा है, उसके मीनिंग को कंप्लीटनेस दे रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसी तरीके से दोस्तों एक चौथा यूज और होता है इन्फिनेटिव्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिपोजिशन। इन्फिनेटिव को आप सेंटेंस में इस्तेमाल हुई किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आ रही होगी, उस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर ऑब्जेक्ट का काम कौन पूरा करेगा? इन्फिनेटिव पूरा करेगा। कैसे इस्तेमाल हो जाता है? जैसे देखिए, अगर मैं कहूं ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम। अब यहां पर ये जो अबाउट है दोस्तों, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सर ये ध्यान कीजिए, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्या चीज है? सर ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के लिए ये जो टू कम इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव क्या रोल प्ले कर रहा है? इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही इज अबाउट टू कम, वो आने वाला है, जस्ट आने वाला है। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि यू हैड नो चॉइस बट टू ओबे, यू हैड नो चॉइस बट टू ओबे, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय मेरी बात मानने के, या जो भी बात कही जा रही है उसको मानने के। यू हैड नो चॉइस, ये तो एक अलग चीज हो गई। ये बट क्या है? ये यहां पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुई है। बट का मतलब यहां पर यही है, एक्सेप्ट, इसके अलावा। और टू ओबे ये आपका सर इन्फिनेटिव है। तो ये इन्फिनेटिव यहां पर क्या काम कर रहा है? इस प्रीपोजिशन, बट प्रीपोजिशन के लिए एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इस तरीके से कई बार इन्फिनेटिव्स जो हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाती हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा? इन्फिनेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का काम कर सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन का भी काम कर सकता है। कई बार आपके इन्फिनेटिव्स जो हैं दोस्तों वो किसी
सॉरी, नाउन को क्वालिफाई करने का काम भी कर देते हैं। जैसे ही हैज़ नो मनी टू स्पेंड, अगर मैं बात कहूँ एज एडजेक्टिव भी ये रोल प्ले कर देते हैं सेंटेंस में। और वो किस तरीके से होता है देखिए, एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। जैसे ही हैज नो मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं है। ही हैज नो मनी। अब ध्यान दीजिएगा, मनी ये क्या है, ये नाउन है सर, मटेरियल नाउन है। पैसा हम पढ़ चुके हैं नाउन्स में, मटेरियल नाउन होती हैं, घी, पैसा, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। अब इस मनी को क्वालिफाई कर रहा है टू स्पेंड। ठीक है, ऐसा कौन सा पैसा, खर्च करने लायक पैसा। ही हैज नो मनी टू स्पेंड। ऐसा नहीं है कि वो खर्च करना चाहता है या नहीं चाहता, वो बात अलग है, उसके पास खर्च करने लायक पैसा ही नहीं है। इसी तरीके से ही हैज नो हाउस टू लिव इन। अब देखिए, नो हाउस, घर, ये तो हो गया आपका क्या, नाउन हो गई सर। इस नाउन के लिए टू लिव ये क्या काम कर रहा है, ये बता रहा है कि कैसा घर, रहने लायक घर। उसके पास रहने लायक कोई घर ही नहीं है, या रहने के लिए कोई घर ही नहीं है। तो ये है तो इन्फिनिटिव, लेकिन काम क्या कर रहा है, इस नाउन के लिए एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। इस नाउन के लिए एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो इन्फिनिटिव ये रोल भी प्ले कर देते हैं। और इनका स्ट्रक्चर तो आप देख ही रहे हो, टू प्लस वर्ब फॉर्म, तो यानी कि सर क्या है, इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है। ठीक है, इज इट क्लियर, आ रही है बात समझ में। इससे आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बेयर इन्फिनिटिव्स का भी एक यूसेज सीख लेते हैं। जैसे हमने टू इन्फिनिटिव्स के तो कई सारे एग्जांपल्स कर लिए, अब बेयर इन्फिनिटिव की बात करते हैं। तो जब हमने सीखा कि ऐसा इन्फिनिटिव जिसमें आप टू का इस्तेमाल ना करें, उसे आप क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है, बेयर इन्फिनिटिव को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ही कैन हेल्प यू, ही कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकता है। पहले तो ये देखिए कि क्या यहां पर सर कोई इन्फिनिटिव है। हाँ सर, इन्फिनिटिव है। कौन सा इन्फिनिटिव है सर इन चार में से, हेल्प। दे कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, और चेंज करके देख लेते हैं, शी कैन हेल्प यू। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे कि एक शब्द ऐसा है जो कांस्टेंट रुक रहा है। ठीक है, मैंने सब्जेक्ट चेंज किए, लेकिन हेल्प जो है वहीं के वहीं है, चाहे सिंगुलर लिया प्लूरल लिया। लेकिन सर आपने कहा था सर इन्फिनेटिव तो टू का इस्तेमाल करेगा, ये भैया बेयर इन्फिनेटिव है ना, विदाउट टू है। ठीक है, और काम क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है सर वर्ब का। ठीक है, मदद करना, मदद करना। यहाँ पर ये जो कैन है ये तो चलिए मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, लेकिन ये जो हेल्प शब्द है ये क्या काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, विदाउट टू है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो बेयर इन्फिनेटिव आपको सेंटेंसेस में इस तरीके से मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको टू नज़र नहीं आएगा। ठीक है, टू नज़र नहीं आएगा तो समझ जाइएगा कि सर वो बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करनी है हमें दोस्तों जीरंड की। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरंड। इन्फिनेटिव के बारे में हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अब बात करते हैं जीरंड की। जीरंड दोस्तों देखिए देखने में कैसा दिखता है, V1 प्लस ING। इसके बारे में मैंने आपको जब चार्ट में भी बताया था कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्ब के साथ में आप ING लगा देते हैं। जैसे वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कुछ भी आप वर्ब ले लीजिए उसके साथ में ING लगा लीजिए। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीरंड दिखने में आपको वर्ब जैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन काम ये किसका करता है, ये नाउन का काम करता है। देखने में, सॉरी, इसके जो लुक्स होते हैं, लुक्स वर्ब के होते हैं, और इसका जो एक्शन होता है, काम होता है, या
ये कह लीजिए इसका जो रोल होता है वो रोल किस चीज़ का होता है, नाउन का होता है। ठीक है, ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक है, देखने में आपको वर्ब के साथ में आईएनजी लगी हुई है तो सर वर्ब ही होगी, लेकिन ये वर्ब नहीं होती है, ये काम वहां पर नाउन का करेगा। इसलिए इसको कई बार क्या कह दिया जाता है, वर्बल नाउन कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, वर्बल नाउन, कि सर देखने में तो वर्ब है लेकिन काम नाउन का कर रही है, दोनों के गुण आ गए, इसलिए इसको क्या कह दिया, वर्बल नाउन कह दिया जाता है। टेक्निकल नाम इसका जीरंड होता है। किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखिए, जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ये दो सेंटेंस देखिए, वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी, अगर आपको ये सारी चीज छोड़ दीजिए, वॉकिंग में शब्द कह दूं वॉकिंग, तो आपको क्या लगेगा कि भाई कोई आदमी चल रहा है। अब ये समझिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगी हुई है, तो सर यानी कि वर्ब तो है, वर्ब के गुण आ गए इसमें, चलता हुआ या चलना। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखिए कि ये वॉकिंग शब्द जो ये क्या काम कर रहा है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कोई हरकत कोई काम ऐसा है जो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये यहां पर क्या बन गया सर, ये यहां पर नाउन बन गया। ये यहां पर चलने की हरकत को नहीं, चलने की आदत को बता रहा है, कि अगर आपकी कोई ऐसी आदत है कि आप चलते हैं, आप सैर करते हैं, आप टहलते हैं, तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये जो आदत है, इस आदत को बताया जा रहा है। और आदत क्या हो जाती है दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती है, चलने की आदत। इसी तरीके से शराब पीने की आदत, वो आदत, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये इंजूरियस टू हेल्थ होती है, ये सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो यहां पर ये जो है ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग प्लस आईएनजी, वर्ब तो दिख रही है सर, लेकिन ये काम क्या कर रही है सर, ये यहां पर नाउन का काम कर रही है। तो ऐसा शब्द दोस्तों देखिए जिसमें वर्ब के भी गुण हैं और नाउन के भी गुण हैं। भाई देखने में तो वो वर्ब है, लेकिन उसकी काम, उसका रोल क्या है, नाउन का, दोनों की गुण ले रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है, वर्बल नाउन कह दिया जाता है। तो जीरंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो ये आम आपके जो डेली की ऑफिस रूटीन है या आपके जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। जीरंड कहाँ कहाँ पर आप किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये भी समझ लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट के रूप में आप किस तरीके से जीरंड को इस्तेमाल करते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए दोस्तों, ये बेसिकली एक्चुअली सब्जेक्ट के ही एग्जांपल्स हैं कि आप जीरंड को सब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, या ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, और आप और कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे स्विमिंग इज ए हेल्दी एक्सरसाइज, या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर ये सब जीरंड जो है कैसे इस्तेमाल हुई हैं, ये एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, आप इसको एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जीरंड को एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, देखिए, ही लाइक्स स्विमिंग, वो स्विमिंग करना पसंद करता है। ही लाइक स्विमिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सर वो स्विमिंग कर रहा है। अगर इसका ये अर्थ निकले कि वो स्विमिंग कर रहा है तब तो वो बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ही इज स्विमिंग। समझिएगा ध्यान से, ही इज स्विमिंग अगर मैं कह दूं, अब देखिए यही सेम वर्ड है स्विमिंग, ये यहां पर किस रूप में है, ये यहां पर एक नाउन का काम कर रहा है, यानी तैरने की आदत, ही लाइक्स स्विमिंग। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बन गया दोस्तों, ये यहां पर जीरंड बन गया। वर्ब प्लस आईएनजी है लेकिन काम ये नाउन का कर रहा है, इसलिए जीरंड है। यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, ही इज स्विमिंग, वो अभी फिलहाल तैर रहा है, वो काम कर रहा है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये यहां पर यही शब्द यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोगों को मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक चले जाते हैं, ये चीज़ का डाउट क्लियर नहीं होता है कि सर ये क्यों यहाँ पर जीरंड है, क्यों यहाँ पर ये पार्टिसिपल है। काम देखिए उसका,
वो क्या काम कर रहा है। ही लाइक्स, वो पसंद करता है। भाई पसंद तो किसी काम को ही किया जा सकता है, ये उसकी आदत है, ठीक है, स्विम करना उसकी आदत है और वो उसकी वो आदत अपनी पसंद है उसको। तो इसीलिए यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, दैट्स वाई इट्स जीरंड। यहां पर रोल इसका जीरंड का है। यहां पर वो एक्शन एक्चुअली में हो रहा है। पहले सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि बोलते समय वो आदमी वो काम कर रहा है, यहां पर वो आदमी काम कर रहा है। ही इज स्विमिंग का मतलब वो अभी फिलहाल तैर रहा है, इसलिए वो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, फर्क समझ में आया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, मैं उपन्यास पढ़ना पसंद करता हूं, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, इसकी आदत बता रहा है, इसकी हैबिट बता रहा है। अगर ये कह दूं आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो अब इसका मतलब यानी कि ये आदमी इस वक्त एक्चुअली में पढ़ रहा है, तो ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहां पर ये शब्द जीरंड है। ठीक है, इज इट क्लियर। फर्क समझ में आ गया। कहां पर वही शब्द दोस्तों, शब्द में कोई चेंज नहीं होगा, उसके काम से फर्क पड़ेगा, वो क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में। अगर वो नाउन का भी काम कर रहा है और देखने में वर्ब है तो जीरंड, अगर वो काम भी वर्ब का कर रहा है और देखने में भी वर्ब है तो भैया फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से जीरंड आपके लिए एज ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है। ठीक है, कई बार जीरंड आपके लिए प्रीपोजिशन का भी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर देता है। जैसे एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यहां पर तो दोस्तों सब्जेक्ट ऑफ वर्ब था पहला, दूसरा था ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है जीरंड, देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब देखिए फॉन्ड ऑफ, ये जो ऑफ है ये प्रीपोजिशन है, शौकीन किस चीज का, स्विमिंग का। स्विमिंग क्या है सर, जीरंड है, यानी कि तैरने की आदत, तैरने की कला, तैरने का काम। तो ये यहां पर जीरंड है, और ये जीरंड क्या काम कर रहा है, इस प्रीपोजिशन के लिए एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है फॉन्ड ऑफ, ठीक है, ऑफ के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज इट क्लियर। ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। इसी तरीके से आप कह सकते हो, जैसे यू वर पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई, यू वर पनिश्ड फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने के लिए तुम्हें सजा मिली। अब दोस्तों देखिए, यहां तक की तो कहानी ठीक है, यू वर पनिश्ड, तुम्हें सजा मिली। फॉर, ये क्या है, प्रीपोजिशन है सर, फॉर टेलिंग ए लाई, झूठ बोलने का जो काम किया तुमने। ठीक है, तो ये जो टेलिंग है, देखने में तो लग रहा है सर वर्ब है कि वो झूठ बोल रहा था, पर क्या वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोलने का कभी काम कर दिया उसने। वो जो हरकत है, वो हरकत क्या कहलाएगी अब यहां पर, ये यहां पर दोस्तों नाउन प्लस वर्ब दोनों का काम कर रही है, इसलिए ये क्या है, जीरंड है। और इस जीरंड ने क्या काम किया है, इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो हमने अब तक क्या सीखा कि जीरंड आपके लिए सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंस में अलग अलग तरीके से जीरंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरा जो हमारा इसमें कैटेगरी है, दैट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अगेन, जब आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ते हैं तो उसमें अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल अपने आप में थोड़ा सा विस्तृत टॉपिक है, आइए समझते हैं। पार्टिसिपल में 3 कैटेगरी होती हैं। पहली होती है आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरी होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। इन 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपकी V4 फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरंड में बात कर रहे थे हम। पास्ट पार्टिसिपल आपकी V3 फॉर्म होती है। ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये थोड़ा सा नया है, आराम से समझ में आ जाएगा। याद कीजिए कि जब हमने वर्ब फॉर्म्स पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहला पढ़ा था V1, यानी कि
डिक्शनरी फॉर्म, इसे कहते थे हम डिक्शनरी फॉर्म, वर्ब की वो फॉर्म जो आपको डिक्शनरी में मिलती है, ठीक है। बेस फॉर्म कह देते हैं या फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, या फिर प्रेजेंट फॉर्म फॉर प्लूरल सब्जेक्ट कह देते हैं, जैसे जंप। जंप जो वर्ड है ये आपको डिक्शनरी में मिलता है, यही इसकी बेस फॉर्म होती है, यही आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज करते हो। दे जंप फ्रॉम द वॉल, ये जंप ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद आपको V2 मिलती है, V2 होती है पास्ट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। इसको क्या आप कहते हैं, पास्ट फॉर्म, जैसे जंप का जंप्ड हो जाता है, इसको कहते हैं आप पास्ट फॉर्म। इसके बाद आपको मिलती है V3, जिसको आप कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म कह देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह देते हैं, और यही आपको यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में पढ़ना है। इसके बाद में मिलती है आपको V फॉर्म, V4, फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं आप वर्ब ING जोड़ देते हैं, जंपिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ठीक है। और ये दिखने में भी वर्ब होती है और काम भी वर्ब का ही करती है, इसीलिए जीरंड से अलग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड में क्या फर्क है, वो दिखने में वर्ब जैसा होता है, जीरंड दिखने में वर्ब जैसा होगा लेकिन काम नाउन का करता है, ये दिखने में भी वर्ब है और काम भी वर्ब का ही करेगा। ही इज जंपिंग, दे आर जंपिंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। और इसके बाद में V5 आती है लास्ट, वो होती है आपकी फिफ्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, जंप का जंप्स। सिंगुलर सब्जेक्ट जब कभी होगा तो उसके साथ में आप जंप्स इस्तेमाल करते हो। ये 5 फॉर्म होती हैं, ठीक है, रिवाइज करवा दिया है। अब आ जाइए टॉपिक पर। सबसे पहला जो है आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 के साथ में क्या कर देते हैं आप, ING जोड़ देते हैं, वॉकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है। लेकिन जीरंड से ये अलग चलता है, कैसे कैसे आइए समझते हैं। आई एम प्लेइंग ए मैच, मैं एक मैच खेल रहा हूं। दे आर प्लेइंग ए मैच, वो मैच खेल रहे हैं। ही इज प्लेइंग ए मैच, वो एक मैच खेल रहा है। शी इज प्लेइंग ए मैच, वो लड़की एक मैच खेल रही है, ठीक है। अब आप देखिए फिर से इंपॉर्टेंट क्या है कि सर पहले तो ये बता दीजिए नॉन फाइनाइट कैसे है। नॉन फाइनाइट ही तो है भैया, एक था तब भी प्लेइंग लगा, बहुत सारे हैं तब भी प्लेइंग लगा, लड़का था तब भी प्लेइंग लगा, लड़की थी तब भी प्लेइंग लगा, फर्स्ट पर्सन था तब भी प्लेइंग लगा। यू के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, यू आर प्लेइंग ए मैच। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कुछ इस्तेमाल कर लिया सर, प्लेइंग तो वहीं के वहीं रहा, तो इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, सर नॉन फाइनाइट में कौन सा वाला है, टू इन्फिनेटिव है क्या, सर टू तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। इन्फिनेटिव का काम कर रहा है क्या, नहीं सर। जीरंड का काम कर रहा है क्या, नहीं सर, क्योंकि वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम तो पार्टिसिपल में ही हो सकता है सर, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से कि इसने क्या काम किया है, ये सब्जेक्ट के अनुसार कंट्रोल नहीं हो रहा, तो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी सर पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल में भी कौन सा वाला है सर, वर्ब के साथ में ING इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर, इसीलिए क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपल का टाइप पहचानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये इसको आप अलग अलग सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जहाँ कहीं पर आपको सेंटेंस में दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस की कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल करते हैं। आई एम राइटिंग ए लेटर, शी इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, दे आर प्लेइंग ए मैच, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो वहाँ पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में एज एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को, जैसे एडजेक्टिव के रूप में पहला तो हमने सीख लिया इसका कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा यूज होता है इसका एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ही हैज अ स्माइलिंग फेस, ही हैज अ स्माइलिंग फेस, उसका चेहरा कैसा है, हंसता हुआ चेहरा है, ठीक है, ही हैज ए स्माइलिंग फेस। और
बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये दोस्तों प्रोवर्ब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। तो बार्किंग डॉग, उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका ऐसा नहीं है कि द क्लाउड्स विच रोर या विच थंडर डू नॉट रेन। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, यानी कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो कभी कभार ही काटते हैं, वो काटते नहीं है, ठीक है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट यहाँ पर कहावत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, कौन सा कुत्ता? भौंकता हुआ कुत्ता, बार्किंग डॉग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बार्किंग देख लो, ये एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। इसी तरीके से एक और होता है, एक और कहावत है, प्रोवर्ब है, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, यानी कि जो लोग अपना स्टैंड नहीं रखते हैं, जो लोग अपनी बात पर टिकते नहीं हैं, उनकी बात का वजन नहीं होता है, ठीक है। तो रोलिंग स्टोन यानी कि लुढ़कता हुआ पत्थर, ऐसा पत्थर जो बार बार अपनी जगह बदलता है, अपनी जगह चेंज करता रहता है, उसका कोई मास नहीं होता, उसका कोई वजूद नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। इंपॉर्टेंट क्या है? रोलिंग, वर्ब प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, और क्या काम कर रहा है? एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसको कई बार क्या कह दिया जाता है? वर्बल एडजेक्टिव भी कह देते हैं। जीरंड में हमने पढ़ा था, वो वर्बल नाउन है, ये वर्बल एडजेक्टिव है। देखने में वर्ब, काम भी वर्ब का, और कुछ विशेषता एडजेक्टिव की आ जाती है, तो इसलिए इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कह दिया जाता है, इसलिए इसको कह देते हैं वर्बल एडजेक्टिव। रोलिंग स्टोन, कौन सा पत्थर? लुढ़कता हुआ पत्थर। बार्किंग डॉग, कैसा डॉग? जो भौंक रहा है, ठीक है। तो बार्किंग डॉग या रोलिंग स्टोन या स्माइलिंग फेस, ये क्या कर देते हैं? दिखने में वर्ब हैं, काम भी वर्ब का कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या है? एडजेक्टिव की इनमें विशेषता आ जाती है, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, कई बार आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐसी सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं जहां पर दो काम हुए हैं और पहले काम का रिजल्ट दूसरे काम पर पड़ गया है। जैसे समझिएगा, टू एक्शंस इन विच वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अनदर, इज द रिजल्ट ऑफ अनदर। एक काम जो है दूसरे काम का रिजल्ट है, उसका असर है, परिणाम है, तो वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ही फायर्ड वुंडिंग वन ऑफ द डेकॉइट्स। ही फायर्ड, उसने गोली चलाई, और उसका नतीजा क्या हुआ कि एक डाकू को गोली लग गई और वो चोटिल हो गया। वुंडिंग वन ऑफ द डेकॉइट्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो काम हुए, इसने गोली चलाई है और एक डाकू चोटिल हो गया, तो एक काम का नतीजा हुआ ना, वुंडिंग। वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ही फायर्ड वुंडिंग वन ऑफ द डेकॉइट्स। द ओल्ड मैन फेल इंजरिंग हिज लेग। बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से गिर पड़ा और उसका नतीजा क्या हुआ? उसकी एक टांग टूट गई। द ओल्ड मैन फेल फ्रॉम द स्टेयर्स फ्रैक्चरिंग हिज लेग। फ्रैक्चर कर लिया उसने, ठीक है। तो एक काम का नतीजा दूसरा काम हो जाए और वो दोनों काम बिल्कुल साथ साथ हुए हैं, तो वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तीनों यूज समझ में आ गए दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां कहां पर इस्तेमाल करते हो? कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए एज एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हो, और दो एक्शंस जो साथ साथ हुए हो और एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट बन जाए, तो वहां पर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करनी है हमें नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल कैसा होता है और कहां पर इस्तेमाल होता है? सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल। दिखने में कैसा होता है? हम इसके बारे में पढ़ा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, V3 फॉर्म, इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे जंप्ड, वॉकड, ईटन, ठीक है, ड्रंक। इस तरीके से जहां कहीं आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज क्या क्या है? इसको आप कई बार एज पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। पैसिव वॉइस में करते हो कि नहीं? ही इज राइटिंग ए लेटर इज बींग रिटन बाई हिम, ठीक है।
ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, पैसिव में यूज कर लिया हमने पास्ट पार्टिसिपल का। इसी तरीके से आप परफेक्ट टेंस में इसका इस्तेमाल करते हो। परफेक्ट चाहे आपको प्रेजेंट का बनाना हो, फ्यूचर का बनाना हो, पास्ट का बनाना हो। ही हैज ईटन हिज फूड, यहां पर आप इस्तेमाल कर लिया पास्ट पार्टिसिपल का। दे हैव ईटन देयर फूड। ठीक है, शी हैज ईटन हर फूड। वी विल हैव ईटन आवर फूड। और एक एग्जाम्पल, आई हैड ईटन माई फूड। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मैंने नंबर चेंज करके देख लिया, जेंडर चेंज करके देख लिया, ईटन अपनी जगह पर ही है। मैंने फ्यूचर बना करके देख लिया, वी विल हैव ईटन आवर फूड, ईटन सेम रहा। मैंने पास्ट लिया, आई हैड ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका था। प्रेजेंट लिया, फ्यूचर लिया, या टेंस चेंज कर लिया, नंबर चेंज कर लिया, पर्सन चेंज कर लिया, ईटन अपनी जगह पर ही रहा है। तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो आप इसको परफेक्ट टेंस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे आप इसको किसी सब्जेक्ट और वर्ब, उन दोनों को रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस कर दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे देखिए, किसी सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस करके हम पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। जैसे द प्रिंसिपल was impressed with his परफॉर्मेंस। वो प्रिंसिपल साहब किसी लड़के की परफॉर्मेंस से खुश थे। एंड परफॉर्मेंस फुल स्टॉप द प्रिंसिपल प्रमोटेड हिम। प्रिंसिपल साहब ने उसको क्या किया? प्रमोट कर दिया, अगली क्लास में भेज दिया। देखा कि भाई पढ़ने में बहुत अच्छा है ये बच्चा, तो उसको अगली क्लास में भेज दिया। ये देखो, दो सेंटेंस हैं। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? इसको एक सिंगल सेंटेंस बना देंगे। कैसे? इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, कॉमा द प्रिंसिपल प्रमोटेड हिम। प्रिंसिपल साहब ने उसे क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया, प्रमोटेड हिम। ठीक है, प्रिंसिपल साहब ने उसे प्रमोट कर दिया। अब दोस्तों देखिए, द प्रिंसिपल वाज इम्प्रेस्ड, प्रिंसिपल साहब उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये तो दूसरा ही सेंटेंस है, द प्रिंसिपल प्रमोटेड हिम। ठीक है, अब इस पहले वाले सेंटेंस के लिए हमने क्या कर दिया? इम्प्रेस्ड। ठीक है, प्रिंसिपल वाज इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, इसको रिप्लेस कर दिया केवल इम्प्रेस्ड से। इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से खुश होकर के, संतुष्ट होकर के प्रिंसिपल साहब ने उसे प्रमोट कर दिया। तो इस एक पास्ट पार्टिसिपल ने क्या किया? सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को रिप्लेस किया, क्या आ गया? पास्ट पार्टिसिपल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ पर? परफेक्ट टेंस बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए, और सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस करने के लिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। आइए, लास्ट टॉपिक है आज के लिए, परफेक्ट पार्टिसिपल। दिखने में कैसा होता है सर? हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आप हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग वन द मैच, या हैविंग वन द ट्रॉफी।
द टीम रिटर्न टू इंडिया, टीम इंडिया लौट आई, हैविंग वन द ट्रॉफी द टीम रिटर्न टू इंडिया, टीम इंडिया लौट आई। हैविंग वन यानी कि ट्रॉफी जीतने के बाद, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये ध्यान रखने हैं कि ये पार्टिसिपल कहाँ इस्तेमाल होगा, केवल वहीं इस्तेमाल होगा जहां पर काम पूरा हो चुका है। हैविंग वन द ट्रॉफी, ट्रॉफी जीत चुकने के बाद टीम भारत लौट आई, ठीक है। हैविंग वन द प्राइज आई वेंट टू द प्रिंसिपल सर, प्राइज जीतने के बाद मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया। हैविंग ईटन माई फूड, खाना खा चुकने के बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो हैविंग वन, हैविंग ईटन, हैविंग जंप्ड या हैविंग इंजर्ड माई सेल्फ, अपने आप को चोटिल करने के बाद आई वेंट टू हॉस्पिटल, ठीक है। इस तरह कोई भी काम, जो काम हो चुका है उसको आप डिस्क्राइब करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, हैविंग वन द ट्रॉफी, आई रिटर्न टू इंडिया, दे रिटर्न टू इंडिया, तो ये हैविंग वन है ये कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में भी कैसा वाला है सर, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में भी कौन सा वाला है सर, परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि काम पूरा हो चुका है। नहीं हुआ होता तो वो प्रेजेंट होता, पास्ट में हुआ होता तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता। ये तो सर काम पूरा हो चुका है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इस तरीके से इस्तेमाल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि क्या ये तो कहलाता है सर एक्टिव परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग वन द ट्रॉफी, ठीक है। क्यों क्यों एक्टिव क्यों है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रॉफी किसने जीती, टीम ने। हैविंग वन द ट्रॉफी, टीम ने ट्रॉफी जीती और उसके बाद टीम भारत लौट आई। अगर हम ये कहें कि जो काम हुआ है उसको इंपॉर्टेंस देनी है, तब वो बन जाएगा दोस्तों पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल, पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा दिखता है, वो होता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस बीन प्लस V3। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हैविंग बीन डिसमिस्ड, हैविंग बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, नौकरी से बर्खास्त हो चुकने के बाद ही रिटर्न टू हिज विलेज, वो अपने गांव लौट आया। हैविंग बीन डिसमिस्ड, अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट, हैविंग बीन डिसमिस्ड। सर देखने में एक जैसे लग रहे हैं, नहीं 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 भैया, देखने में एक जैसे नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बीन का यूज। और इस बीन के यूज से क्या समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2 मिनट आपके और लूंगा। हैविंग बीन डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, वो बर्खास्त किया गया, उसको बर्खास्त किया गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, बर्खास्तगी। इसने नहीं किया, जो आदमी गांव लौटा है ही, इसने काम नहीं किया, उसको तो बर्खास्त किया गया है भाई, उसके अधिकारी ने किया होगा, उसके सुपीरियर ने किया होगा, सीनियर ने किया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उस लड़के को बर्खास्त किया गया, वो काम इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसीलिए ये पैसिव परफेक्ट है, इसीलिए क्या है ये पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग बीन डिसमिस्ड यानी कि उसको बर्खास्त किया गया। हैविंग बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल, किसी लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया, नाम काट दिया गया। हैविंग बीन रस्टिकेटेड फ्रॉम द स्कूल द बॉय गॉट एडमिशन नो वेयर, उसको और कहीं दाखिला नहीं मिला। हैविंग बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद आई रिटर्न टू माई होम, मैं अपने घर लौट आया। हैविंग बीन डिस्चार्ज, हैविंग बीन रस्टिकेटेड, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने किया या वो लड़के ने किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी थर्ड पर्सन ने वो काम किया है, और वो काम को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि सर्विस से डिसमिस होने के बाद, हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद काम को आपने इंपॉर्टेंस दी, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं रहा, इसलिए पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल है। एक्टिव में जिसने काम किया है वो इंपॉर्टेंट रहता है। हैविंग वन द ट्रॉफी, ट्रॉफी जीत चुकने के बाद मैं घर लौट आया, टीम घर लौट आई, हम घर लौट आए, वो हैविंग प्लस V3। पैसिव में हैविंग प्लस बीन प्लस V3।
इस तरीके से आप परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं इंटरेस्टिंग था, और आज की इस क्लास के बाद में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, बड़ा टॉपिक था दोस्तों, इसकी लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं ड्राफ्ट करके आने वाले समय में आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर विराम देंगे। चलते चलते अपने जीएस के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात करी थी, जो क्वेश्चन आज पुटअप हुआ था कि मिस्टर एंथनी एल्बनीज, ये अभी हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं चुनाव के बाद में, तो देश कौन सा है ये आपको बताना था। ऑप्शंस थे आपके सामने, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड, और सही जवाब दोस्तों इसका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अब चलते चलते आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था, इनसे पहले जो थे, मिस्टर स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एंथनी एल्बनीज से पहले। ये गए हैं, और एंथनी एल्बनीज अब फिलहाल करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में क्या कॉमन है, एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, दोनों देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ वो देश होते हैं जो कभी इंग्लैंड के अधीन रहे थे, तो उनका जो समूह है उसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये सारी बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स के हिसाब से, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं दोस्तों यहीं पर विराम देते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियोस पहुंचेंगी तो हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा, ये फ्री चैनल चलाने का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।